न्यूक्लिक एसिड के बारे में ज़्यादातर जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज का लास्ट लेक्चर है डीएनए पर, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के जो डीएनए है उस पर हमारा आज लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम आरएनए पढ़ेंगे। तो इस लास्ट लेक्चर में कुछ करैक्टर्स हैं डीएनए के जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने डीएनए इतना पढ़ लिया तो फिर डीएनए के जो करैक्टर्स हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। दूसरे कुछ टाइप्स ऑफ डीएनए हैं। 4 टाइप्स ऑफ डीएनए ज्ञात हैं। इसमें ए डीएनए है, बी डीएनए है, सी डीएनए है, जेड डीएनए है। हम जो वाटसन क्रिक मॉडल या डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ते हैं वो बी डीएनए है। उसके अलावा इसके 2 वेरिएंट और हैं, ए डीएनए, सी डीएनए। जेड डीएनए इन तीनों प्रकार के डीएनए से बिल्कुल अलग है, वो जेड और जिगजैग से है। तो यहाँ हम इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए या डीनेचुरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो एक डीनेचुरेशन है, एक है रीनेचुरेशन। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो डीनेचुरेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन का खो देना डीनेचुरेशन होता है। तो डीनेचुरेशन डीएनए में होता है, डीनेचुरेशन प्रोटीन के अंदर होता है। तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर से, तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग होना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि डीएनए की जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर खुल जाती है और उसी को हम कहते हैं डीनेचर्ड या डीनेचुरेशन। और सिंपल भाषा में अगर हम उस टेम्परेचर को हटाना लगाना बंद करने या इस टेम्परेचर को हटा दें तो दोबारा से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो दोनों श्रृंखलाएं आपस में फिर से डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती हैं। इसे कहते हैं रीनेचुरेशन। लेकिन क्या ये उसी प्रकार से आ पाती हैं जिस प्रकार से वो पहले थी, यानी कि नेटिव कंडीशन में थी? देखो, जब डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अपनी एक्चुअल फॉर्म में होती है तो उसे हम कहते हैं नेटिव कंडीशन। एंड देन अगर वो हीट के द्वारा अलग अलग हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डीनेचर कंडीशन। तो नेटिव कंडीशन में जिस प्रकार से ये होती है, क्या रीनेचुरेशन के अंदर भी उसी प्रकार से आती है? ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही आज तक इसके कोई प्रमाण मिले हैं कि जिस प्रकार से नेटिव कंडीशन में है उसी प्रकार से दोबारा से रीनेचुरेशन के बाद आएंगी। ठीक है। तो एक्चुअली बात यह है कि जब भी कोई डीएनए डीनेचर होता है तो हम सभी जानते हैं कि डीनेचुरेशन मीन्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए का टूटना। तो जब भी डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, मान लो एक श्रृंखला हमारी ये है इस तरह से और दूसरी श्रृंखला ये है, इनके बीच में ये पता है हमको ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो डीएनए की जब भी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये हटती है या ये बिगड़ती है या डीएनए डीनेचर कंडीशन में आता है, तो इसका मतलब है कि जो दोनों श्रृंखलाओं के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर टूट जाते हैं और टूटने के बाद डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं इस तरह से डीनेचर हो जाती हैं। ठीक, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बंध के टूटने से H2 बॉन्डिंग जो है उसके टूटने से और हमको डीनेचर कंडीशन प्राप्त होती है।
और ये है लॉस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि जब ये डीएनए की डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगी तो इसका मतलब है कि अब डीएनए के अंदर जो बायोलॉजिकल फंक्शन करने की जो क्षमता होती है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ है, देखो एक चीज और हम ज्ञात करते हैं, ये जो बेसिस हैं, जो डीएनए के बेसिस हैं जिनको हम कहते हैं क्षार या इसको हम कहते हैं बेस पेयर, जैसे ए से टी जुड़ा हुआ है, जी से सी जुड़ा हुआ है, सी से जी जुड़ा हुआ है, टी से ए जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से बहुत लंबी डीएनए की श्रृंखला बनी हुई है। ये इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 3 होंगे, ये हम सब जानते हैं, ये 3 होंगे, ये 2 होंगे, सभी जानते हैं। तो एक बेस स्टॉकिंग बन जाता है, मतलब जिस प्रकार से हम सिक्के के ऊपर सिक्के रख के सिक्कों की गड्डी बना रहे हैं, सिक्कों की ढेरी बना लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो बेसिस होते हैं इनकी भी एक ढेरी होती है, यानी कि ये स्टॉकिंग कहते हैं इसको, बेस स्टॉकिंग, बेस स्टॉकिंग। तो एक प्रकार की बेस स्टॉकिंग या बेस स्टॉकिंग पाई जाती है जब डीएनए डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। ठीक है, जब डीएनए डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो एक बेस स्टॉकिंग इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन जब डीएनए डीनेचर हो जाता है तो फिर ये बेस स्टॉकिंग बिगड़ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। उसके डिस्टर्ब होने से अब यहां एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं हाइपरक्रोमिसिटी पाई जाती है। हाइपरक्रोमिसिटी, व्हाट इज दिस हाइपरक्रोमिसिटी? देखो जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए 260 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की सभी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, 260 नैनोमीटर, और सबसे ज्यादा अवशोषण इसी तरंग दैर्ध्य पर करता है। लेकिन कब करता है? जब ये डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, जब ये डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। और जब ये डीनेचर होने के बाद सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाता है तो फिर इसकी जो रेंज है ये बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्टिकल जो ऑब्जर्वेंस है वो बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं हाइपरक्रोमिसिटी। द इंक्रीमेंट इन ऑप्टिकल ऑब्जर्वेंस ऑफ डीएनए ऑन सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिसिटी। यानी कि जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाता है तो डीएनए की जो ऑप्टिकल ऑब्जर्वेंस है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बढ़ जाती है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरक्रोमिसिटी। तो यहां पर आप देखेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में जो मैंने कहा भाई बेस स्टॉकिंग नहीं है, बेस स्टॉकिंग क्या होगी? डिस्टर्ब हो गई है। तो उस बेस स्टॉकिंग के डिस्टर्ब होने से जो हाइपरक्रोमिसिटी है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये ज्यादा ऊंची या ज्यादा मात्रा में जो पराबैंगनी किरण है इनको अवशोषित करता है। रेंज ही रहेगा भाई, कभी भी डीएनए 260 नैनोमीटर से ज्यादा की पराबैंगनी किरणों को नहीं अवशोषित करेगा, यानी कि वेव लेंथ इसकी यही होनी चाहिए। हाँ, मात्रा बढ़ जाएगी जो जो हम, जैसे मान लो हम इसको एक ग्राफ बनाते हैं एब्जॉर्वेंस के साथ, दिस इज एब्जॉर्वेंस और दिस इज एब्जॉर्वेंस और दिस इज वेवलेंथ, यानी कि इसको लैम्बडा कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक 260 पर फिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम इसका देखते हैं वेवलेंथ, तो देखो ये और ये है सिंगल स्टैंडर्ड के लिए, ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और ये है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। यानी कि आप देख रहे हैं कि ऑप्टिकल ऑब्जर्वेंस जो है तो 260 पर ही, ये कभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि डीएनए सबसे ज्यादा 260 पर अवशोषित होता है। ये नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगी ऑब्जर्वेंस की जो पीक है ये बढ़ेगी। अगर हम डबल स्टैंडर्ड लेते हैं तो ये कम पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, और अगर हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ले रहे हैं तो ये 260 नैनोमीटर पर और ज्यादा ऑब्जर्वेंस दिखाता है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो सीधा ही ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लैम्बडा लें 260 पर, ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो इसी तरह से प्राप्त होगा,
कि हमने शुरू में डीएनए कम लिया था 260 पर, उसकी एफिशिएंसी ये थी, उसके बाद और बढ़ाया तो और बढ़ी, और बढ़ाया और बढ़ी। तो इस प्रकार से जो ऑब्जर्वेंस है उसमें और डीएनए की जो बेस स्टॉकिंग है उसके अंदर या डीएनए की मात्रा में सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट इज, यदि हम डीएनए के डबल या डीएनए को डीनेचर कर देते हैं, यदि हम डीएनए को डीनेचर कर देते हैं तो इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन है, वो ऑप्टिकल रोटेशन जो है इसमें कमी आती है भाई, डिक्रीज होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। अगर हम डीनेचर डीएनए की बात करते हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं उस समय की बात करते हैं, तो जो ऑप्टिकल रोटेशन है डीएनए का उसमें कमी आती है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। तो नेटिव जो डीएनए होता है उसका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोटेशन होता है, और जो डीनेचर डीएनए होता है ये कमी दर्शाता है। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के अंदर आप अगर देखें, विस्कोसिटी तो भाई डीएनए जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो नेटिव डीएनए है उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है, और जब इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड हट जाते हैं तो जो डीनेचर डीएनए होता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन ये भी डिक्रीज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से, विस्कोसिटी जो है वो भी डिक्रीज होती है, लेकिन जो ये है हाइपरक्रोमेसिटी ये इंक्रीज होती है सिंगल स्टैंडर्ड होने पर, ठीक है। ये कुछ करैक्टर्स हैं जो डीएनए के हैं। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन आया था भाई एसएससी सीपीओ में, अगर कोई ये कहे कि भाई इससे हमें क्या मतलब है कि ये जो वीडियोज हैं इस तरह के इतने डीपली क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, तो एक क्वेश्चन आया था 2016 में एसएससी सीपीओ एसआई एएसआई ऑनलाइन एग्जाम था 2016 में। तो एक क्वेश्चन आया था कि डीएनए शोज हाइपर क्रोमेसिटी ऑन, डीएनए शोज हाइपर क्रोमेसिटी ऑन, अब किस पर दिखाता है ये? तो देखो इसमें कई ऑप्शन हो सकते थे, मतलब कई ऑप्शन थे, सॉरी हो सकते नहीं थे। तो उसमें एक ऑप्शन मेल्टिंग भी था, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग इसका सही आंसर है, क्योंकि जैसे हम डीएनए मेल्टिंग की बात करते हैं तो मेल्टिंग से क्या है कि जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं उनके बीच के बंध टूट जाते हैं। जब दोनों के बंध टूट जाते हैं तो डीएनए सेपरेट हो जाता है, अर्थात डीएनए डीनेचर्ड हो जाता है। और अभी मैंने बताया था कि जब डीएनए डीनेचर्ड हो जाता है तो उसकी हाइपर क्रोमेसिटी हो जाती है, यानी कि वो 260 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम, मतलब अधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्व करता है। दिस इज हाइपर क्रोमेसिटी, ठीक है। तो ये मेल्टिंग इसका क्वेश्चन सही आंसर था। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मतलब सिर्फ इसी में आते हैं, क्वेश्चन डीपली आजकल हर जगह पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो देखना है, वीडियो पूरा देखना है, कभी भी इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे चल के, तो नेक्स्ट बात है इफेक्ट ऑफ पीएच, यानी कि पीएच का क्या प्रभाव होता है। अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ पीएच, पीएच का क्या प्रभाव होता है। देखिए, तो इफेक्ट ऑफ पीएच में हम देखें, मान लो हम करते हैं पीएच 2 या 3, या हम कहें भाई लो पीएच, और जब लो पीएच होता है तो हमको पता है भाई कंडीशन होती है एसिडिक, ठीक है। और जब एसिडिक कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में ये H आयन
त्याग चुके होते हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, HIN त्याग चुके होते हैं। तो डीएनए ऐसी कंडीशन में भी डीनेचर्ड हो सकता है, डीएनए इस कंडीशन में भी डीनेचर्ड हो सकता है जब ये एसिडिक और एल्कलाइन दोनों पीएच होती है तो ये डीनेचर्ड हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, देखो इस कंडीशन में डीएनए के ऊपर जो NH2 ग्रुप होता है, तो ये NH2 ग्रुप एक आयन यानी कि एक हाइड्रोजन को और ग्रहण कर लेता है और इस तरह से NH3+ में बदल जाता है। और अगर मान लीजिए हम कहें भाई एल्केलाइन पीएच है, तो एल्केलाइन पीएच में क्या होता है कि जो OH है, कीटो समूह OH, ये OH माइनस यानी कि ये एमिनो या HIN की बॉन्डिंग को रोक देता है। आपसे इतना ही याद रखिए, फालतू ज्यादा केमिस्ट्री में घुसने की जरूरत नहीं है और ना ही हम इसको इतना ज्यादा डीपली पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि पीएच का मान अगर 7 है, पीएच अगर 7 है, तो pH 7 पर डीएनए हमेशा नेटिव रहता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। अगर आप pH का मान कम करते हैं या pH का मान ज्यादा करते हैं, यानी कि 12 से ज्यादा करते हैं या 2 या 3 करते हैं, तो उस कंडीशन में डीएनए डीनेचर्ड हो सकता है या डीएनए की जो नेटिव जो संरचना है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और pH 12 पर इनोलिक जो OH ग्रुप है वो आयोनाइज हो जाता है, यानी कि इनोलिक जो OH ग्रुप है वो आयोनाइज हो जाता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो है उसको मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। अगर मान लीजिए हम ये कहीं मेल्टिंग टेम्परेचर या तापमान का क्या प्रभाव होता है डीएनए के ऊपर, तो जो तापमान का प्रभाव है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। देखो मैंने उस दिन बताया था कि भाई डीएनए की जो दोनों श्रृंखला हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और ये एक वीक बॉन्ड होता है, इसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है तोड़ने के लिए, ये बहुत आसानी से टूट जाता है, वीक बॉन्ड है। तो अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर पर ये जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं ये सब अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। और ये जो टेम्परेचर जिस पर ये अलग होती है कि आधा डीएनए जब ये डीनेचर हो जाता है या मेल्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं TM, मेल्टिंग टेम्परेचर। इस मेल्टिंग टेम्परेचर को अगर हम 4m यूरिया के साथ डीएनए को रखते हैं तो ये लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही डीनेचर हो जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर, फॉर्मेमाइड के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज TM कि जो वह टेम्परेचर या वह तापमान जिस पर डीएनए की आधी श्रृंखला डिस्टर्ब हो गई है या डीनेचर्ड हो गई है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। उसके अलावा और भी है कि भाई थोड़े से हम ये देखें, देखो कि डीएनए का जो एक न्यूक्लियोटाइड का जो भार माना गया है, एक न्यूक्लियोटाइड का भार ये भाई लगभग 360 माना गया है, 360 डाल्टन। ठीक है, 360 डाल्टन। तो डीएनए भी बहुत बड़ा होता है, हम सब जानते हैं डीएनए बहुत बड़ा होता है। तो जितने भी डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 360 डाल्टन से, तो पूरा जो डीएनए होता है उसकी सीक्वेंस या उसकी जो भार है वो ज्ञात हो जाता है। अब मैं ये कहूँ कि देखो जितना बड़ा डीएनए होता है उतना ही बड़ा आरएनए बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना बड़ा आरएनए होता है उससे प्रोटीन बनती है। अब प्रोटीन कितनी बनेगी ये हमको थोड़ा देखना है कि मान लीजिए मैं ये कहूँ कि भाई डीएनए का भार 66,000 है, सॉरी ये 330 लिख लीजिए, 330 डाल्टन, 330 से लेकर 360 तक होता है, 330 लिख लीजिए, तो ये भाई 6600 है। ठीक है, आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, तो देखो जितने न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर हैं तो इसमें हम भाग देंगे 330 का, तो इससे 0 कट गया, ये हो गए 200 न्यूक्लियोटाइड।
200 है तो इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है डीएनए की, इसमें आपको 100 न्यूक्लियोटाइड ऊपर वाली में मिलेंगे और 100 न्यूक्लियोटाइड नीचे वाली में मिलेंगे। ठीक है। अब आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए में केवल एक ही स्ट्रैंड बनता है, तो आरएनए में केवल 100 न्यूक्लियोटाइड होंगे। कितने होंगे? 100 न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद जब ये प्रोटीन बनेगा तो हमको पता है कि जब 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आरएनए के, वो एक आनुवंशिक कूट होते हैं। ये एक आनुवंशिक कूट हो गया, ये एक हो गया। तो इस प्रकार से 100 अगर न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो कुल मिलाकर के 33 ही आनुवंशिक कूट बनेंगे। जब 33 आनुवंशिक कूट बने तो प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से। तो आनुवंशिक कूट जो होते हैं वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो एक आनुवंशिक कूट एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। जब एक एमिनो एसिड का भार है 110 डाल्टन, तो इस प्रकार से हम यहाँ 33 एमिनो एसिड बनेंगे। तो 33 इंटू 110 करने के बाद जो मान आएगा वो प्रोटीन का भार आएगा। हम डीएनए के स्ट्रक्चर से या डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन में उपस्थित अमीनो एसिड की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रोटीन का भार ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट इज डीएनए जो है इसकी मात्रा हम पिकोग्राम में लेते हैं भाई, पीजी। और पीजी यानी 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। तो 1 पिकोग्राम डीएनए की जो लंबाई है वो लगभग 31 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है। मानव के अंदर लगभग 5 पिकोग्राम डीएनए होता है। तो इसकी लंबाई अगर हम ज्ञात करेंगे तो 31 इंटू 5.6 करने के बाद लगभग 173.6 सेंटीमीटर लंबा धागा बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई कि मानव जो सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर जो डिप्लॉयड सेल है उसमें 5.6 पिकोग्राम डीएनए होता है। 1 पिकोग्राम डीएनए की जो लंबाई है वो 31 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। तो इस प्रकार से हम 31 मीटर लंबे धागे का जो मल्टीप्लाई है वो 5.6 के साथ कर दें तो 173.6 सेंटीमीटर लॉन्ग जो सेंटीमीटर लॉन्ग धागा बनेगा। तो ये एक डिप्लॉयड सेल का कुल डीएनए की लंबाई होती है। उसके बाद और अगर हम देखें तो डीएनए सिंपल रूप में, एक मिनट इसके ऊपर आवेश और देख लेते हैं एक बार। चार्ज की डीएनए पर चार्ज क्या होता है और कैसे होता है। देखो ये हम सभी जानते हैं भाई, चार्ज ऑन डीएनए, चार्ज ऑन डीएनए ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के लिए बहुत जरूरी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम के लिए। अगर ये डीएनए पर ये चार्ज नहीं होता तो क्रोमोसोम जैसी स्थायी जो स्ट्रक्चर है वो कोई बन ही नहीं पाती। देखिए हम बात करते हैं शुरुआत में जो फॉस्फेट हमारे पास है, एक न्यूक्लियोटाइड ये, उसके बाद इसका ये OH, ये OH, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन CH2, और यहाँ जुड़ा हुआ है इससे कोई पेंटोस वाला कार्बन है ये, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है इससे न्यूक्लियोटाइड, कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद बीच वाले न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें यहाँ, तो बीच वाले न्यूक्लियोटाइड में स्थिति ये होगी P डबल बॉन्ड O, सॉरी सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और ये इधर जुड़ा हुआ है CH2, इस तरह से। ये जो है ये 3' के साथ जुड़ा हुआ है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने बना रखा है। उस वीडियो को आप ढंग से देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि मैं जो बना रहा हूँ वो कहाँ से बना रहा हूँ। ठीक है। तो दिस इज 3' ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। अब अगर हम ये देखें कि जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है, अगर मैं एक श्रृंखला लिखूं AGCTCG
ए और सी, ये इधर से 5 प्राइम है और इधर से ये 3 प्राइम है। ऐसे उल्टा होगा, जैसे मान लो ये जी टी सी जी ए जी सी और टी, इस तरह से दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम, उल्टी सीधी होती है। ठीक है, मैं यहाँ कह रहा हूं कि भाई इस ए के ऊपर ये -2 का योगदान देता है। ठीक है, उसके बाद अंदर वाले जो है ना वो सब -1 -1 -1 -1 -1 इधर 5 से चलेंगे तो ये -2 का देगा, फिर ये -1 -1 -1 -1 यानी कि जो 5' फॉस्फेट जो है, यानी कि 5' के पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा -2 का योगदान देता है, यानी कि उस पर -2 चार्ज होता है। यहाँ देख लीजिए बाकी सब भीतर वाले जो होते हैं वो सब -1 चार्ज वाले होते हैं। क्यों होता है ये देख लीजिए। तो देखो ये अपना पहला फॉस्फेट है भाई, ठीक है, ये बीच वाला फॉस्फेट है। तो इसमें देखिए एक यहाँ पर OH है, एक यहाँ पर OH है। तो मैंने बताया कि भाई नॉर्मल कंडीशन में जब डीएनए pH 7 पर होता है तो ये लगभग एडिनाइल, जैसे मान लो हम कहते हैं भाई एडिनाइलिक एसिड, तो एडिनाइलिक एसिड जब एचायन त्याग देता है तो एडिनाइलेट बन जाता है। ठीक है, तो ये एडिनाइलिक एसिड के रूप में नहीं मिलते हैं बल्कि ये एडिनाइलेट के रूप में मिलते हैं। तो जितने भी बायोलॉजिकल जो pH है pH 7, जितने भी एसिड्स हैं जो बायोलॉजी के अंदर बनते हैं वो सभी एसिड्स एचायन त्याग के ही रहते हैं, कभी भी एसिड फॉर्म में नहीं होते हैं, वो हमेशा एसिटेट फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं कहूँ मैलिक एसिड नहीं मैलेट, फ्यूमेरिक एसिड नहीं फ्यूमेरेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड नहीं ऑक्जेलो एसिटेट, पायरुविक एसिड नहीं पायरुवेट, इस तरह से वो एट की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ भी ये जो एचायन है ये त्याग देता है, एक माइनस यहाँ आ गया, ऐसे ये एचायन त्याग देगा, एक माइनस यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला वाला जो फॉस्फेट है वो हमको दो माइनस नेगेटिव देता है, यानी कि 2 ऋण आवेश देता है। जबकि इसको आप देखेंगे बीच वाले जितने भी बीच वाले हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये सब हमको केवल एक ही एचायन देते हैं, तो इस पर एक ही ऋण आवेश होता है। इसलिए जो पहला फॉस्फेट है जो 5' के पास है वो हमको -2 देगा, और जो 3' यानी कि उसके बाद आप जितने भी 3' की तरफ जाएंगे वो सब -1 का योगदान देते हैं। अब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ डीएनए दैट फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे तब जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है ये सिंपली हिस्टोन प्रोटीन से बना हो, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से बना होता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ये भी लाइसिन और आर्जिनिन की अधिकता वाली होती है। लाइसिन आर्जिनिन ये दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले एमिनो एसिड्स हैं, ये दोनों लाइसिन और आर्जिनिन। तो इसका मतलब है कि हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स, दिस इज नेगेटिव चार्ज डीएनए। जब, और आप जानते हैं वही नेगेटिव जो पॉजिटिव है इनमें आपस में आकर्षण होता है, तो इसी अट्रैक्शन के कारण क्रोमोसोम जैसी अच्छी संरचनाएं सेल के अंदर पाई जाती हैं, जिससे डीएनए स्थायी रहता है। क्रोमोसोम की डिटेल हम बाद में किसी और टॉपिक में या किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज चार्ज हो गया। उसके बाद एक फंक्शन है भाई, या हम कह सकते हैं भाई एक वैल्यू है, वो है सी वैल्यू। व्हाट इज सी वैल्यू? सी वैल्यू अगर हम किसी भी जाति में उपस्थित जो जीनोम होता है, जीनोम मतलब n क्रोमोसोम, नंबर ऑफ n क्रोमोसोम। जैसे मान लो मानव के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो जीनोम के अंदर केवल 23 क्रोमोसोम होंगे, इसको हम संजीन भी कहते हैं। तो ये 23 क्रोमोसोम में उपस्थित जो डीएनए की मात्रा है उसे हम सी वैल्यू कहते हैं। ये याद रखना, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है? किसी भी जीव के जीनोम में उपस्थित या अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय में उपस्थित डीएनए की मात्रा को हम कहते हैं सी वैल्यू। लेकिन और चाहिए, और ये सभी जातियों में फिक्स होती है।
एक जाति के सभी जीवों में ये फिक्स होती है, क्योंकि एक जाति के सभी जीवों में क्रोमोसोम की संख्या समान होगी। मान लो मैं ये कहूँ कि मानव के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो मानव में जो एन है वो 23 क्रोमोसोम का होगा, तो 23 क्रोमोसोम में उपस्थित डीएनए की मात्रा सभी मानव जाति में समान होगी। दिस इज सी वैल्यू पैराडॉक्स। और इसको आप किसी भी जाति के साथ देख सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि उसमें उत्परिवर्तन ना हुआ हो, यानी कि ना तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ी हो और ना ही उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या घटी हो, तो सी वैल्यू का मान प्रत्येक जाति के लिए बराबर होता है। दिस इज सी वैल्यू पैराडॉक्स। और सेल के अंदर जो डीएनए है वो कभी भी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता, क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। अब हम एक टॉपिक और रह जाता है डीएनए का, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए, व्हाट इज टाइप्स ऑफ डीएनए, कितनी प्रकार का ये होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीएनए। तो हम जो पढ़ते हैं वाटसन व क्रिक ने, या जो अपना डबल स्टैंडर्ड मॉडल है वो बीडीएनए होता है। हम जब भी डीएनए की नॉर्मली बात करते हैं तो वो डीएनए हमेशा बीडीएनए होता है। लेकिन अगर हम डिटेल से और चलते हैं और आगे पढ़ते हैं तो डीएनए के कई प्रकार देखे गए हैं, जिसमें एडीएनए है, बीडीएनए है, सीडीएनए है, डी भी होता है और जेड डीएनए। तो हम यहाँ पर बेसिकली 3-4 प्रकार के डीएनए का जिक्र करेंगे। तो पहला यहाँ पर लिखेंगे भाई कैरेक्टर्स, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स है या कंडीशंस है जिनके आधार पर हम कहते हैं भाई ये डीएनए का टाइप ये होता है। ये एडीएनए के अंदर होगा, ये बीडीएनए के अंदर होगा, ये सीडीएनए के अंदर होगा और दिस इज जेड डीएनए। तो जेड डीएनए जो है इसका नाम है जिगजैग डीएनए। जिगजैग डीएनए, ये सारी जो फॉर्म है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के आधार पर होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और जो जेड फॉर्म है वो अकेली हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के आधार पर होती है। तो अगर मान लीजिए यहां पर हम पहला नंबर करेक्टर डालें तो फर्स्ट नंबर करेक्टर इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या कंडीशन भी कह सकते हैं इसको हम। दिस इज कंडीशन, कि क्या कंडीशन है कि ए फॉर्म मिलती है, कौन सी कंडीशन में बी फॉर्म मिलती है, कौन सी कंडीशन में सी और कौन सी कंडीशन में जेड डीएनए मिलता है। तो देखो अगर ए फॉर्म मिलती है कि जब ह्यूमिडिटी 70% ह्यूमिडिटी हो तो फिर ए फॉर्म मिलती है। लगभग 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो बी फॉर्म मिलती है। लगभग 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो फिर सी डीएनए मिलता है। और जब हाई साल्ट कंसंट्रेशन है, हाई साल्ट कंसंट्रेशन है तो फिर जेड डीएनए या जिगजैग फॉर्म मिलती है। ये आपको ध्यान रखनी है कि यदि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है, अब देखो ये किसके अंदर देखा गया है, ये भी तो है ना कंडीशन कि भाई किस जीव के अंदर या कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर इस प्रकार का डीएनए देखा जाता है। तो वो जीव या वो पादप जो ज्यादा सॉल्ट कंडीशन में उगते हैं, जैसे मैंग्रोव वनस्पति, तो ऐसे पादप और ऐसे जीवों के अंदर जो ज्यादा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं उनमें जेड डीएनए पाया जाता है, क्योंकि वहां पर सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई होता है, इसलिए डीएनए की जो फॉर्म होती है वो जेड हो जाती है। नेक्स्ट इज शेप, इसका आकार कैसा है, शेप। सेकंड इज शेप। तो शेप में जो एडीएनए है इसका नैरो होता है, जो एडीएनए है इसका ब्रॉड होता है, इसका इंटरमीडिएट होता है, यानी कि मध्यवर्ती होता है, इंटरमीडिएट। जो सीडीएनए है उसका ब्रॉड
सॉरी ब्रॉड, इंटरमीडिएट, इसका नैरो होता है। और जेड डीएनए का नैरोएस्ट, सबसे सकरा या नैरोएस्ट होता है, सबसे सकरा या नैरोएस्ट। ठीक है, शेप जो है वो ए डीएनए की ब्रॉड होती है, बी डीएनए की इंटरमीडिएट होती है, सी डीएनए की नैरो होती है और जेड डीएनए की नैरोएस्ट होती है। थर्ड जो करेक्टर है वो है हेलिक्स सेंस। थर्ड इज हेलिक्स सेंस। तो हेलिक्स सेंस में ये राइट हैंडेड है भाई, दिस इज राइट हैंडेड, दिस इज राइट हैंडेड, दिस इज लेफ्ट हैंडेड। देखो हम बिल्कुल ऐसे ही सोच सकते हैं कि सीढ़ी जो चढ़ती है वो हमेशा आपकी राइट हैंडेड होती है, कभी भी लेफ्ट हैंड से घुमावदार सीढ़ी नहीं होती। जैसे आप किसी भी सीढ़ी को देख लीजिए, अगर आप यूं जा रहे हैं और सीढ़ी इधर से है तो सीढ़ी हमेशा आपके राइट हैंड को घूमेगी, लेफ्ट हैंड को कभी नहीं घूमती। तो इस तरह से आप अगर देखें तो इस तरह घुमाव अगर राइट हैंड में है तो दिस इज राइट हैंडेड, अगर घुमाव उसका लेफ्ट हैंड में है तो दिस इज लेफ्ट हैंडेड। तो सीढ़ी से आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, सीढ़ी जिस तरह से घूमती है वो राइट हैंडेड होता है। नंबर 4 इज हेलिक्स डायमीटर। हेलिक्स डायमीटर, तो ये भाई आंकड़े हैं, जैसे इसका होता है 25.5 एंगस्ट्रम, 25.5 एंगस्ट्रम, इसका होता है लगभग 23.7 एंगस्ट्रम, और सी डीएनए का होता है 19 एंगस्ट्रम, और इसका होता है लगभग 18 एंगस्ट्रम। 23.7 हेलिक्स डायमीटर, हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमने कहा था भाई ये 20 एंगस्ट्रम होता है। सॉरी ऐसे नहीं, ये भाई ऐसे, ये बराबर में ही चलेगा इससे ऐसे। तो दिस इज हेलिक्स डायमीटर। तो हेलिक्स डायमीटर ए डीएनए का ये होता है, बी डीएनए का ये होता है, सी डीएनए का ये होता है, और जेड डीएनए जो है उसका 18 होता है। उसके बाद राइज पर बेस पेयर, नंबर 5, राइज पर बेस पेयर। राइज पर बेस पेयर का मतलब होता है कि यहाँ 10 बेस पेयर है, इस तरह से ऐसे 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 करके मैंने बताया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि भाई इस जगह पर जो एक हेलिकल होता है इसे यहाँ से यहाँ तक को हम पिच कहते हैं, दिस इज पिच, दिस इज राइज पर बेस पेयर। यानी कि अगर हम देखें एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी को हम कहते हैं राइज पर बेस पेयर। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी को हम कहते हैं राइज पर बेस पेयर। तो जो ए डीएनए में 2.3 होता है, 2.3 एंगस्ट्रम, इसमें लगभग ये 3.4 एंगस्ट्रम होता है। सी डीएनए में लगभग ये 3.32 होता है, 3.32 एंगस्ट्रम, और इसमें लगभग ये 3.38 एंगस्ट्रम होता है। 3.8 एंगस्ट्रम है भाई, 3.8 एंगस्ट्रम होता है। तो ये है राइज पर बेस पेयर। नेक्स्ट इज बेस पेयर पर हेलिक्स। 6 इज बेस पेयर पर हेलिक्स, यानी एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं। तो ए डीएनए में 11 होते हैं, बी डीएनए में 10.4 होते हैं, लगभग 10.4 होते हैं नंबर से। नेक्स्ट इज सी डीएनए में ये 9.33 होते हैं, इसमें 10 भी नहीं होते, 9.33, और इसमें ये 12 होते हैं। नेक्स्ट इज 7 नंबर हेलिक्स पिच। 7 हेलिक्स पिच। पिच मैंने आपको बता ही दिया भाई क्या है, कि जो एक कुंडलन है या हेलिक्स है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम पिच कहते हैं। तो इसमें जो ए डीएनए है उसके अंदर ये लगभग 23.30 का होता है,
23.30 एंगस्ट्रम होता है। जो बी डीएनए है उसमें 35.36 एंगस्ट्रम होता है, 35.36 एंगस्ट्रम होता है। जो सी डीएनए है उसके अंदर 30.97 एंगस्ट्रम होता है, और जो जेड डीएनए है उसके अंदर ये 45.60 एंगस्ट्रम का होता है, 45.60 एंगस्ट्रम का होता है। नेक्स्ट 7, 8 इज रोटेशन पर बेस पेयर। रोटेशन पर बेस पेयर, ये आपको रटना ही पड़ेगा भाई इसको। ये डेटा है और डेटा जो है वो रटा जाता है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जो चीज समझने की वही समझ सकते हैं, बाकी सब कुछ रटने का ही है और आप इसको रट के ही याद कर सकते हैं। तो इसमें भाई प्लस 32.72 प्लस ए जो डीएनए है उसमें 32.72 प्लस 32.72 एंगस्ट्रम होता है रोटेशन पर बेस पेयर। और रोटेशन पर बेस पेयर यानी कि 360 डिग्री हमारा होता है। ये रोटेशन करने की जो एंगल है वो 360 है। कितने बेसिस हैं इसमें? है भाई 11 बेसिस, तो ये जो आ जाएगा 32.72 एंगस्ट्रम आएगा। ठीक है, उसके बाद 10.4 का जब देंगे तो इसमें आएगा भाई 34.61 आता है, 34.61 एंगस्ट्रम आता है। सॉरी डिग्री आता है, ये डिग्री है, एंगस्ट्रम नहीं भाई डिग्री है ये, क्योंकि ये कौन है, डिग्री आता है। उसके बाद देखेंगे 38.58 आता है प्लस में, यही प्लस में, और ये माइनस में 60 डिग्री आता है भाई। इसका सिस्टम ही अलग है, जेड डीएनए का पूरा सिस्टम ही अलग है। उसके बाद जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, नवा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें एंटी है, इसमें एंटी है और इसमें है सिन। अब सिन NT4G और C के लिए होता है और A और T के लिए सिन होता है। NT4C और T एंड A और G के लिए सिन होता है। तो इसका मतलब NT और जैसे ये अपनी शुगर है, जैसे ये अपना एक नाइट्रोजन क्षारक है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये एक नाइट्रोजन क्षारक है इस तरह से, ये यहां जुड़ा है शुगर। अगर ये शुगर इसी साइड में जुड़े ऐसे सिन, सॉरी, और अगर ये उधर जुड़े तो एंटी, इस तरह से एंटी और सिन होते हैं। ठीक है, एंटी और सिन होते हैं। अगर ये उस तरफ जुड़ती है तो सिन, और अगर ये इस तरह जुड़ती है तो ये एंटी। नेक्स्ट इज मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप और होते हैं भाई। 10वें मेजर ग्रुप, और इनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मेजर ग्रुप है। तो मेजर ग्रुप जो है ये भाई नैरो होता है, डीप होता है। इसमें एडीएनए में नैरो है और डीप है, इसमें वाइड है, डीप है। ठीक है, उसके अंदर ये फ्लैट होता है, इसके अंदर यानी इसमें कुछ नहीं, इसमें फ्लैट होता है। ऐसे ही जो ये माइनर ग्रुप है, 11वां माइनर ग्रुप, तो माइनर ग्रुप जो है ये वेरी ब्रॉड एंड स्वेलो होता है, बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, वेरी। उसमें नैरो एंड क्वाइट डीप होता है, यानी कम चौड़ा होता है, कम गहरा होता है। और जेड डीएनए के अंदर ये वेरी नैरो एंड डीप होता है।
तो इसी के साथ हमारा जो डीएनए है वो डीएनए चैप्टर समाप्त होता है। सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर भी अगर कोई कैरेक्टर रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं उसे आपको वापस से दोबारा वीडियो बना के उसी टॉपिक पर और मैं आपको डाल दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में हमने डीएनए पढ़ लिया है, अब हम जिक्र करेंगे आरएनए का। उसके बाद बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं रेप्लिकेशन। आरएनए को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आरएनए हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। आगे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब हम आरएनए को पढ़ते रहेंगे। तो आरएनए हम यहाँ पर बहुत ही हल्के से, यानी कि एक तरह से हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और डिटेल में तो हम फिर ट्रांसक्रिप्शन जब दूसरी यूनिट स्टार्ट होगी तब पढ़ेंगे। तो वीडियो देखिए, वीडियो को आप जरूर पूरा देखिए क्योंकि वीडियो में आप कहीं भी स्किप करके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को छोड़ सकते हैं और बीच में से आप काट के देखेंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।